एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धार्मिक वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त किया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहुरूपिये का स्वांग सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर फिर दिल्ली आया। शहर में कई जगह उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह भी शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। उनकी भी बहुरूपिये का करतब देखने की इच्छा हुई। बस अब सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाकर सेवक गया और बहुरूपिये को बुला लाया। बहुरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने का हुक्म दिया। बहुरूपिये ने निवेदन किया, जहां पनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत बढ़िया कर सकता हूं, लेकिन इसमें किसी के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है। संभव है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए ऐसे में मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। बादशाह ने बिना सोचे विचारे इसकी मंजूरी दे दी। बहुरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने को कहकर यह भी निवेदन किया कि प्रदर्शन के समय बीरबल का उपस्थित रहना आवश्यक है। बीरबल वहीं बैठे थे। बहुरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह को वचनबद्ध कर दिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या रहस्य है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई तर्क वितर्क उत्पन्न हुए। बीरबल साहसी और बहादुर थे। वह परिस्थितियों से कभी नहीं डरते थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। वह अपनी अक्ल से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले कवच आदि धारण कर लिया। दरबार में बहुरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता हुआ अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और विस्मित हुए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछलकूद करने के बाद बहुरूपिया शेर बीरबल के ऊपर झपटा और एक ही हमले में उनका काम तमाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचकर बीरबल ने किसी गुप्त अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही संभलकर बैठ गया। बहुरूपिये द्वारा एकाएक बीरबल पर आक्रमण से दरबार में हलचल मच गई और बीरबल की मृत्यु हो जाने की आशंका से बहुत जोर का शोर हुआ। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बहुरूपिये ने जो एक खून की माफी ली थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा भेद है। बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही होगी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में आने का खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वह अधिक चिंतित थे। यदि उनकी वजह से बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए उनके मुख पर कालिख लग जाती। बहुरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का बाल भी बांका न हुआ तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं पहुंची थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहां पनाह। जब बहुरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान बच जाने से मैं बहुत खुश हूं।
इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहुरूपिया, जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर इसका काम तमाम करवा दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरा यश नहीं होगा। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? जहां पनाह, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी इसका बंदोबस्त हो जाएगा, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए, इतना कहकर उन्होंने बहुरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहां पनाह तुमसे बहुत खुश हैं। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि इसमें तुम्हें सफलता मिली तो बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने पहले जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन का समर्थन किया। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहुरूपिया फूला न समाया, लेकिन बीरबल की शर्त से घबरा उठा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का जोखिम है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर लिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया, जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा दर्शकगण एकत्रित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुरूपिया सती के भेष में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के भेष की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जाग उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसमें रहा, लेकिन इतनी ही देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे नहीं देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की वाहवाह होने लगी। बीरबल धन्य है इत्यादि नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब बहुरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमायाचना करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से अपने वश में कर लिया था।
एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य की थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थी। सब छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। झांसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाईं। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आईं? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना। पेक्षा तो मेरा नाम लेख बीरबले की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के पास जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली थरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था?
यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। एक बार बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। जब वह आए तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, आज आने में तुम्हें देर कैसे हुई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें तुमसे एक खास सवाल करना है। बीरबल ने कहा, जहांपना, रोज रोज आप ही मुझसे सवाल पूछते हैं, यह तो बड़ा अन्याय है। आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे प्रश्न पूछें। ठीक है, आज तुम हमसे प्रश्न पूछो, हम तुम्हें जवाब देंगे। जहांपना, सूर्य रोज पूर्व दिशा में ही क्यों उगता है? बीरबल ने पूछा। अरे, यह भी कोई प्रश्न है? किसी मूर्ख को भी इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा। बीरबल को उनसे ऐसे ही जवाब की अपेक्षा थी। तुरंत ही उन्होंने सिर झुकाकर कहा, श्रीमान, इसीलिए तो मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है। बादशाह पहले तो कुछ समझे नहीं, पर दरबारियों को खामोश बैठे देख वह सब समझ गए। वह ठठाकर हंस पड़े। फिर दरबारी भी खिलखिलाकर हंसने लगे। बीरबल के जाल में आज बादशाह पूरी तरह फंस गए। एक दिन बादशाह हरम में बैठे अपनी बेगम के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी एक कनीज ने आकर बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अदब के साथ कहा, आलीज़ा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कहा, यहीं भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थीं। वह बोली, जहांपना, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम अब सही सुना दो। सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बेगम ने जुमले को बदलकर कहा। बेगम की बात सुनकर बादशाह हंसे। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, साले साहब, तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की? क्या बेगम को लिवाने आए हैं? आलीज़ा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक अर्ज करने आया हूं। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने मन ही मन खुश होकर कहा, एक बार हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक जहांपना, मेरी परीक्षा ले ली जाए। अगर मैं खरा उतरूं तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। साले साहब ने सगर्व कहा। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हुई।
बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 रुपए में बेच आएं तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद असमंजस में अपने घर शालकाया और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा को नहीं देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, मैं वजी बन ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल भी इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर रोनी सी सूरत में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता। यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उन्हें निहायत दुखी देख उनके दुख का कारण पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना बना दिया। तभी बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी मामलात से फुर्सत पाकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। उसे एक खूबसूरत जवाहरात को डिब्बी में रखा। तत्पश्चात उस डिब्बी को एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बों को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं को डिब्बियों के अंदर रख लिया। उसके पश्चात उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया। यह सब करने के बाद उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह कीमती जवाहरात और नग जड़वा लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। फिर कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे। वे एक सराय में जाकर ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से लगाने वाले को मरे हुए पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मृत परिजन को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब हैरान थे। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस ठने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया।
तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपए की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख दिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह भी है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे सुरमे वाले की चालाकी समझ गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर नहीं कहता हूं तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूं। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर कुछ देर बाद पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैरमुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर शर्म से झुक गया। एक बार दो पड़ोसियों के बीच आम के एक पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि एक पड़ोसी केशव ने बादशाह के यहाँ जाकर फरियाद की, पेमिला उग्र रूपेश पड़ोसी मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। अतएव मुझे न्याय दिया जाए। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और बारी बारी से उनका बयान लिया। केशव ने पूर्व कथनानुसार बीरबल के सम्मुख अपनी बात कह सुनाई। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर पेमिला को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? पेमिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब हिफाजत की और आज उसमें फल लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। पेमिला की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की चौकसी भी करता है? मेरी तथा केशव दोनों की राय से एक चौकीदार उसकी देखरेख करता है, पेमिला ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को बुलाया और पेमिला को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर पेमिला घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूँ। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकता कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को वहां रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से पेमिला और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, मेरी बताई हुई बात से ज्यादा या कम कुछ मत कहना।
तुम्हारे पीछे मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूं। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासपात्र नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम पेमिला और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे हो लिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की स्त्री को ही सारी बात बताकर आ गया। पेमिला भी घर पर नहीं था, इसलिए पेमिला की स्त्री को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था उनमें से एक पेमिला के तथा दूसरा केशव को रकमक पास ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव आया। घर आते ही उसकी स्त्री ने उसे के सरकार के कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए और वही 4 दिया खाए पिए शत्रुओं का सामना करने। चाहे आम रहे या न रहे, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ क्षण सोविका बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ लग गया तो आम का पेड़ होग लग जाएगा, नहीं लगा तो न सही। मेरा उसमें लगा ही क्या है। मैंने सिर्फ पेमिला को परेशान करवा लिए यह षड्यंत्र रचा था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर पेमिला जब अपने घर पहुंचा तो स्त्री द्वारा आम तोड़े जाने की वही खबर उसे भी मिली। वह बिना किसी विलंब के आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां से वापस आकर भी कर सकता हूं, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब पेमिला कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उनके सम्मुख दोनों की बातों को कह सुनाया। जब दूसरे दिन वादी तथा प्रतिवादी उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है, इसलिए इस पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़ वह भी काटा जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। पेमिला इस अन्याय को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें, लेकिन इसे कटवाने का हुक्म न दें। यह मुझसे नहा देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही पेमिला का है। उन्होंने नौकर को केशव को और इशारा करते हुए उसे सजा देने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए उसने अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की याचना की, लेकिन बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के मुताबिक दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से बैरभाव रखते थे। वे लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया। उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं।
इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है, यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकी। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा। वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे, वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं,
तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। बीरबल, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी गांव में खजाना छिपा हुआ हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, सुना तो है, परंतु ऐसी कहानियां अक्सर अफवाह ही होती हैं। अकबर ने कहा, तो हमें किसी ऐसी अफवाह का पता लगाना चाहिए जिसमें सच्चाई हो। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, जी महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो गांव में जाकर इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगले दिन बीरबल एक सिपाही के साथ एक छोटे से गांव की ओर रवाना हुए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों से बातें करनी शुरू की और उनसे मिले। बीरबल ने अपने तरीके से गांव वालों से खजाने की बात पूछी। सुनो भाई, यहाँ के लोग बहुत संपन्न और खुशहाल दिखते हैं। क्या आपको कभी यहाँ किसी खजाने के होने की अफवाह सुनाई दी है? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है, परंतु इस खजाने का पता किसी को नहीं है। बीरबल ने तुरंत वो जगह तलाशने की सोची। वह उस पीपल के पेड़ के पास गए और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। उसने अपने सिपाही को भूमिगत खुदाई करने का आदेश दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद जब कोई खजाना नहीं मिला तो बीरबल ने स्वयं भूमिगत निरीक्षण किया और उन्होंने महसूस किया कि कहीं कुछ रहस्यमयी है। बीते हुए समय और मेहनत को देखते हुए बीरबल ने एक तरकीब सूझी। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, आप लोग यहाँ खजाने की अफवाहों पर एकरस क्यों नहीं आते? चलिए हम सब मिलकर इसे ढूंढते हैं। गांव वाले बीरबल की बात सुनकर जमा हो गए और सब मिलकर खुदाई करने लगे। कुछ समय के बाद एक छिपा हुआ गड्ढा निकला जिसमें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक खोलने पर सामने आया कि उसमें सोने, चांदी के सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थीं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, यह खजाना अब आपका है। इसे सही तरीके से वितरित करें और इस गांव की संपन्नता में योगदान दें। गांव वाले अपनी खुशी में बीरबल के बुद्धिमत्ता और सामंजस्यता की सराहना करते हुए बोले, आपने हमें न केवल खजाना दिलाया बल्कि हमारे विश्वास और मेहनत को भी जोड़े रखा। बीरबल ने एक बार और सबको समझाया कि इस खजाने की असलीमती यही है कि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। हमेशा ध्यान रखना कि इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करो। संपन्नता और खुशी के साथ गांव संपन्नता की ओर बढ़ता रहा। और अकबर को जब इस घटना का पता चला तो वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता की सराहना करते न थके। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सामूहिकता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल सबसे अधिक चहेता था अकबर का और इसी के चलते उससे जलने वालों की कमी नहीं थी दरबार में। ऐसे ही एक दिन बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, बंदा परवर, बीरबल के स्थान पर आपको संगीत सम्राट तानसेन को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बादशाह बोले, ठीक है, मैं दोनों की परीक्षा लूंगा। उसमें जो खरा उतरेगा वही प्रधानमंत्री बनने के काबिल होगा। अगले दिन बादशाह ने एक सीलबंद लिफाफा बीरबल व तानसेन को देते हुए कहा, इसमें रूस के बादशाह के नाम मेरा पैगाम है। इसे लेकर जाओ और उनका जवाब लेकर वापस आओ। बीरबल और तानसेन दोनों रूस जा पहुंचे और वहां के बादशाह को अकबर का पैगाम दिया।
उसमें लिखा था कि पैगाम लेकर आने वाले दोनों आदमियों को तुरंत मरवा दो। और रूस के बादशाह ने भी तुरंत हुक्म दाग दिया कि बीरबल व तानसेन के सिर कलम कर दिए जाएं। हुक्म मिलते ही सैनिक दोनों को ले चले वधस्थल की ओर। तानसेन बेहद डर गया था। वह जोर जोर से रोता हुआ बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री। मुझे तो बस यहां से सही सलामत वापस ले चलो। घबराया हुआ तो बीरबल भी था, लेकिन उसने अपने होश कायम रखे थे। वह तानसेन के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल के शब्द सुनकर तानसेन को कुछ तसल्ली मिली। फिर कुछ ही देर बाद उन दोनों में इस बात को लेकर तीखी नाकझोंक होने लगी कि पहले किसका सिर कलम किया जाएगा। बीरबल जल्लाद से बोला, पहले मुझे मारो। तानसेन भी आगे बढ़कर बोला, नहीं, पहले मेरा सिर कलम करो। नहीं, पहले मेरा, बीरबल बोला। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल व तानसेन की यह बहसबाजी देख हैरान हो गए। उन्होंने रूस के बादशाह को खबर भिजवाई। सुनकर रूस का बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा बैठा और वहां जाकर बीरबल से बोला, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। बीरबल ने जवाब दिया, सुल्तान, इसके पीछे एक राज है जो हम बता नहीं सकते। आप वैसा ही कीजिए जैसी हमारे बादशाह की इच्छा है। अब रूसी सुल्तान की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बोला, नहीं, मैं तब तक तुम दोनों को नहीं मरने दूंगा जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि वह राज क्या है। तब बीरबल बोला, हुजूर, हमारे बादशाह चोरी छिपे आपका राजपाट हड़पना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में आपको हरा पाना आसान नहीं है। बादशाह अकबर के गुरु ने उन्हें बताया है कि यदि वे अपने देश के दो निर्दोष आदमियों की हत्या तुम्हारे हाथों करवा देंगे तो दोष तुम्हारे पर आ जाएगा और हमारे बादशाह को बहाना मिल जाएगा आपके देश पर हमला करने का। उनके गुरु ने यह भी बताया कि हम में से जो पहले मारा जाएगा वह अगले जन्म में रूस का सुल्तान बनेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पहले मारा जाए, कहकर बीरबल चुप हो गया। बीरबल की यह बात सुनकर रूसी सुल्तान ने दोनों को मारने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मारकर दोषी नहीं कहलाना चाहता। और उसने उन दोनों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस भिजवा दिया। रूस से दोनों को सही सलामत लौटा देख बादशाह अकबर हैरान रह गए। तभी तानसेन बोला, जहांपना, बीरबल ही वजीरे आजम बनने के सर्वथा योग्य है। यदि बीरबल मेरे साथ न होता तो मैं आज आपके सामने जिंदा न खड़ा होता। यह सुन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। बात उस समय की है जब अकबर का शासनकाल पूरे भारत में फैला हुआ था। एक बार अकबर अपने दरबार में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। अकबर ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत ही कीमती सोने का बालक है। वह दुर्लभ और अमूल्य है, लेकिन मुझे डर है कि कोई उसे चुराने की कोशिश करेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें और किसी को ऐसा कार्य सौंपे जो न केवल उसे सुरक्षित रखे बल्कि समय आने पर उसकी सही सी पहचान भी कर सके। अकबर ने यह बात सुनकर तुरंत बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या बताई। बीरबल ने सोचा और कुछ क्षणों बाद कहा, महाराज, यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसे बहुत ही सही तरीके से सरल और सुरक्षित रूप से कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने कुछ दिनों के भीतर एक योजना बनाई और सभी मंत्री, व्यापारी एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों को एक बड़े सभा में आमंत्रित किया। सभा में सभी लोग उपस्थित थे। बीरबल ने अपने आदेश से व्यापारी के सोने के बालक को लाने को कहा। बालक को देखकर सभा में सभी मंत्रियों की आंखें चमक उठी।
बालक की चमक और उसकी दुशाला को देख सभी जन मंत्रमुग्ध हो गए। तभी बीरबल ने एक प्रश्न किया, संप्रदाय में से कोई ऐसा हो जो इस बालक की सही सी पहचान बता सके। सभा के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, किंतु किसी के पास उत्तर नहीं था। बीरबल ने फिर एक दूसरा तरकीब किया और कहा, ठीक है, हमें इस बालक की पहचान केवल उसके मालिक व्यापारी से ही करानी होगी। फिर बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और उससे कहा, आप इस बालक की पहचान कैसे करेंगे? व्यापारी ने कहा, मैं इसे महज उसकी चमक और दुशाला देखकर पहचानता हूँ। इस पर बीरबल ने कहा, तो फिर आपके लिए एक चुनौती है। हम इस बालक की दुशाला और चमक को हटा देते हैं और आपसे पहचानने को कहते हैं। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया और सोने के बालक की दुशाला और चमक हटवाई गई। तब व्यापारी हैरान हो गया और कुछ देर बोला, महाराज, यह वही बालक है। मैं इसे इसके आदान प्रदान से पहचान सकता हूँ। अकबर ने मौलिकता से प्रभावित होकर बीरबल की तारीफ की और व्यापारी को आश्वासन दिया कि उसके कीमती सोने के बालक की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी ने उनकी सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का सही इस्तेमाल करने से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसके साथ ही यह भी संदेश देती है कि कला और कौशल का महत्व सदा ही सर्वोच्च रहता है। एक दिन अकबर का मन बहुत प्रसन्नचित्त था। वह अपनी मनपसंद सभा में बैठे थे और दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच एक व्यापारी दरबार में आया और उसके बादशाह से कुछ निवेदन किया गया। उस व्यापारी का नाम सुल्तान था और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर खिलौना था। सुल्तान ने बादशाह अकबर को सलामी दी और कहा, जहां पनाह, मेरी छोटी बेटी ने इसे हार खेलने के दौरान गम कर दिया था। मेरे संजीदा सेवकों ने इसे कड़ी मेहनत के बाद ढूंढा है। मुझे डर है कि इस अनमोल हार को मेरी बेटी फिर से खो देगी। कृपया इसे रखने का कोई उचित उपाय सुझाए। बादशाह अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर ने सहमति जताते हुए कहा, मालिक, इस खिलौने को हमें इस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए कि आपकी बेटी इसे खेलते समय भी न खो सके और हार भी सलामत रहे। इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि हम इसे एक निश्चित स्थान पर रखें, जहां यह हर समय अपनी दृष्टि के सामने हो, लेकिन अपनी पहुंच से बाहर हो। सुल्तान और बाकी दरबारी बीरबल के चतुराई पर मुग्ध हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, यह स्थान कहाँ होगा? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, हमें इस हार को आपके राजमहल के मुख्य हॉल की छत से लटकाना चाहिए। इस प्रकार न केवल यह हर सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपकी बेटी इसे हर समय देखती भी है और उसके खोने का डर भी नहीं रहेगा। सुल्तान और बादशाह अकबर बीरबल की इस योजना पर अचंभित हो गए। बादशाह ने तुरंत इस उपाय को पूरा करने का आदेश दिया। सुल्तान ने हार को बादशाह को सौंप दिया और उसे मेन हॉल की छत से लटका दिया। इस उपाय का परिणाम न केवल सुल्तान की बेटी के लिए अनुकूल रहा, बल्कि इससे बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की भी सराहना हुई। इस उम्र की बच्ची के लिए एक अनमोल हार को सुरक्षित रखने का इतना सरल और प्रतिभाशाली उपाय सभी दरबारियों के लिए अनुकरणीय था। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि वह केवल एक बुद्धिमान मंत्री नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय और चतुराई से भरपूर व्यक्तित्व के धनी हैं। इस रोचक और शिक्षा से भरी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या कितनी भी कठिन हो, सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से उसका समाधान खोजा जा सकता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक जमींदार आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाते हुए बोला, जहां पनाह,
मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत का एक तिल चोरी कर लिया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने थोड़ा हंसते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस मामूली तिल के मसले पर क्या किया जाए? क्या ये सच में न्याय का मामला है या कोई और बात है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, इस शख्स की बात सुनी जानी चाहिए। संभवतः ये कोई गंभीर मामला हो सकता है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसके बारे में तहकीकात करूंगा। बीरबल ने जमींदार को बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे खेत से सिर्फ एक तिल चोरी किया है? जमींदार ने जवाब दिया, जी हाँ, हुजूर। अगर आप मुझे न्याय नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बीरबल ने जमींदार के बताए खेत का मुआयना करने का निर्णय लिया और अपने साथ कुछ सैनिक लेकर वहां पहुंचा। जब वे खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी के खेत में भी वही तिल उग रहे थे। बीरबल ने दोनों खेतों के बीच की जमीन को नापा और कुछ खास निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जमींदार का खेत कुछ बड़ा था और पड़ोसी के खेत से थोड़ा सा तिल उसके खेत की ओर उगा था। बीरबल ने जमींदार से बात की और कहा, क्या तुम जानते हो कि तिल का पौधा इतना बढ़ सकता है कि दूसरी जगह उगने लगे? जमींदार ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, देखो, यह सिर्फ तिल का मामला नहीं है। तुम्हारे खेत की जमीन अधिक है, इसलिए तुम्हें लगा कि तुम्हारा पड़ोसी चोरी कर रहा है। दरअसल यह प्रकृति का खेल है। बीरबल ने अकबर को पूरा मामला समझाया और बोले, जहां पनाह, यह मामला इतनी बड़ी बात नहीं है। जमींदार केवल धोखे में है, उसका पड़ोसी निर्दोष है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि और समझदारी हमेशा की तरह शानदार है, बीरबल। इस मामूली तिल के चलते कोई अनावश्यक मतभेद नहीं होना चाहिए। और इस तरह बीरबल ने एक छोटे तिल को पहाड़ बनने से रोक लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी मामले को समझदारी और शांति से हल करना चाहिए ताकि झगड़े और मतभेदों से बचा जा सके। बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता आज भी हमें प्रेरणा देती है।